उनके बीच बांटने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मजेदार तो बहुत रहा था, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसे इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि उसे उन्हें ना समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसों और हिसाब किताब के काम पुरुषों के होते हैं। वह घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वह खुद पर नाराज थी कि उसे इस बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं चला कि पैसा कहाँ जा रहा है। साथ ही इस बारे में भी उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम की ही तरह संसार भी हमें हमेशा तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर्स ने मेरे पैंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पेट में अंगुली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पैंट नहीं सिकुड़े हैं, कोई दूसरी चीज फैल गई है। कैश फ्लो गेम इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है और इससे आप कर्ज में आ जाते हैं तो सवाल है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं? यही इस खेल का उद्देश्य है। खिलाड़ियों को नए और विविध वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचना और सिखाना। संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी चूहा दौड़ में सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक वित्तीय दिमाग होता है। वे ज्यादा वित्तीय विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सुनियोजित जोखिम लेते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती और वे अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझ पाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। हालांकि उनके पास पैसा तो होता है, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नजर आते हैं। और असली जिंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त है तो इस वक्त 3 नौकरियां एक साथ करता है। बरसों पहले वह सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो जिस कंपनी में वह काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था और वह था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि वह कोई बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं वह उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की है, इसलिए उसकी तनख्वाह भी कम है। अब वह गुजारा करने के लायक कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी यही करते हैं। वे बैठे बैठे सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है, मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते, इसलिए वे जहाँ के तहाँ बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें बेहतरीन सौदे दिखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और मैंने यह भी देखा है कि लोगों को एक बेहतरीन अवसर वाला कार्ड मिलता है, वे उसे जोर से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह एक बेहतरीन अवसर है। उनके पास पैसा होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वे उस अवसर को नहीं देख पाते जो उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। वे यह नहीं देख पाते कि चूहा दौड़ से बाहर निकलने की उनकी वित्तीय योजना में कैसे फिट होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग बाकी सभी लोगों से ज्यादा होते हैं। जिंदगी में कभी कभार मिलने वाला अवसर ज्यादातर लोगों के ठीक सामने खड़ा होता है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें उसके बारे में पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। यदि अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या करें?
अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है लेकिन आपके पास पैसा ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? यदि आपका अनुमान गलत है और आपकी अपनी उम्मीद के मुताबिक चीज नहीं मिलती है, तो आप किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में कैसे बदल सकते हैं? यही वित्तीय बुद्धि है। इसका संबंध इस बात से उतना नहीं है कि क्या होता है, इसका संबंध तो इस बात से है कि किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में बदलने के लिए आप कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। यह इस बारे में है कि आप पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज लो। सवाल यह है कि आपको अपनी वित्तीय बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पैसे की तरह ही किस्मत भी बनाई जाती है, और अगर आप कड़ी मेहनत करने के बजाय ज्यादा खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तथा पैसे उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपकी वित्तीय बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करता है, तो आपको शायद बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। यह तो वैसा ही है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतजार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हों। बचपन से ही अमीर डैडी ने माइक और मुझे लगातार बताया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे से पैसे ढालना शुरू किया था, तब हम धन के रहस्य के कितने करीब आ गए थे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे कहते थे, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे, उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। यदि तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज नहीं है, तो तुम ज्यादा तेजी से ज्यादा अमीर बन सकते हो। यह क्या है? यह सवाल माइक और मैं अक्सर पूछते थे। अगर धन असली चीज नहीं है, तो फिर यह क्या है? धन वही है जिसके बारे में हम एक मत हो जाएं। अमीर डैडी बस इतना ही कहते थे। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार में पीढ़ियों तक कायम रहती है। सूचना युग में पैसा बिजली की गति से बढ़ रहा है। केवल विचारों और अनुबंधों की बदौलत कुछ लोग शून्य से बेहद अमीर बन रहे हैं। जो लोग जीविका के लिए शेयरों और निवेशों का कारोबार करते हैं, वे इसे सारे समय होते देखते हैं। अक्सर शून्य से लाखों करोड़ों डॉलर तुरंत ही कमाए जा सकते हैं। और शून्य से मेरा मतलब है कि पैसे के लेन देन के बिना। यह अनुबंध से होता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से लिस्बन में एक व्यापारी की स्क्रीन पर बत्ती जलती है। टोरंटो में व्यापारी की स्क्रीन पर सौदा उभरता है और वापस लिस्बन में बत्ती जल जाती है। मेरे ब्रोकर को खरीदने के और एक पल बाद बेचने के लिए बस फोन भर करने की जरूरत होती है। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा को क्यों विकसित करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा क्यों विकसित कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेजी से पैसे बनाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। यह सीखने की बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना वित्तीय IQ इसलिए विकसित करता हूँ क्योंकि मैं संसार के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में शामिल होना चाहता हूँ, और अपने छोटे से तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एक ऐसे युग का जहां इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करते हैं। इसके अलावा यहीं पर रोमांच है, यही है जो हो रहा है। यह फैशन में है, यह भयावह है और मजेदार भी है। इसलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूँ। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूँ जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट जाते हैं। मैं आपको पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूँगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स एरिजोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशवादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $100 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलियनियर
बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बचाने का विचार काफी दमदार है। यह भी एक विकल्प है, वह विकल्प जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। समस्या यह है, ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वह बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। नतीजा यह होता है कि संसार उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए यह बाजार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाजार और अपार्टमेंट हाउसेस में लगा हुआ था। मेरे पास नकद पैसे बहुत कम थे। चूँकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरी 10 लाख से ज्यादा डॉलर बाजार में काम कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। यह निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी $1,00,000 थी, वे अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर $75,000 का मकान कई बार $20,000 या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र से $2,000 का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर $200 पर ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब अनुबंध की कार्रवाई चल रही थी, तब मैंने एक विज्ञापन देकर $75,000 के मकान को सिर्फ $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं। फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई, तो संभावित खरीदारों को मकान खरीदने की अनुमति दे दी गई। यह जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई, और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया। मैंने अपने मित्र के $2,000 $200 ब्याज के साथ लौटा दिए। वह खुश था, मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने एक ऐसा मकान $60,000 में बेच दिया जो मुझे $20,000 में पड़ा था। खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में $40,000 मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आ गए। इस सारे काम में कुल 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से ज्यादा साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। मंदी के इस दौर में किम और मैंने अपने खाली समय में ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाजार में लगा था, तब हम खरीदो, बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों से $1,90,000 से ज्यादा की संपत्तियां बनाने में सफल रहे। इस तरह हमें लगभग $19,000 की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज्यादातर हमारे निजी कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित है। $19,000 की सालाना आमदनी का ज्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस यात्राओं, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर और दूसरी चीजों में खर्च होता है। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। यह इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जाता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। खुद से पूछे, $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्रॉमिसरी नोट 30 साल तक चलेगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मुझे मेरे $1,90,000 कभी ना लौटाएं। अगर वे मुझे मूलधन लौटा देते हैं, तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक $19,000 सालाना का मतलब $5 लाख से ज्यादा आमदनी होती है।